अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने लास्ट अटैम्प्ट का कंसोलिडेशन का क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन है तकरीबन 18 मार्क्स का। इसमें एग्जामिनर ने सब्सिडरी भी पूछी है, एसोसिएट की भी अकाउंटिंग पूछी है। ठीक है जी, जो रिटर्न ऑफ एसेट्स हैं सब्सिडरी की बुक्स में, अगर सब्सिक्वेंटली पेरेंट एक कंपनी को अक्वायर करे और उसके वो रिटर्न ऑफ एसेट्स किसी काम आ जाएं, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो उसने डिस्कस की है। एक्विटी जो शेयर सब्सिडरी को ख़रीदने के लिए एक्विटी शेयर्स इशू की है, पेरेंट ने उसकी अकाउंटिंग नहीं की है, वो कैसे करेंगे, कंटीजेंट कंसिडरेशन की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें जो है वो इस सवाल में टेस्ट की गई है। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। और मैं ये सेफली कह सकता हूँ कि शायद 2017-18 से पहले के जो फाइनल के पास पेपर्स हैं, ये उससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है जी, आए ज़रा देखते हैं इसको। ये कह रहे थे फॉलोइंग आर द समराइज्ड स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हेप्टागॉन, ठीक है जी, लिमिटेड एंड एलिप्स एलिप्स लिमिटेड, पता नहीं EL और HL मैं कह देता हूँ, ज़िंदगी आसान रहेगी। ठीक है जी, ये दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अगर मैं देखूँ तो सर HL की बुक्स में ऑक्टागॉन में तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन HL की बुक्स में EL में जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो रिफ्लेक्ट कहीं पर भी नहीं हो रही है। इसका मतलब है सर पेरेंट ने सब्सिडी को अक्वायर किया है, लेकिन उस एक्विजिशन की अकाउंटिंग अपनी बुक्स में अभी तक नहीं की है। ठीक है, अच्छा जी, ये 30 जून 2022 के अकाउंट्स हैं, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, फिर जी सर नीचे में आ रहा है तो सर मेरे पास शेयर कैपिटल है, सारी चीज़ें आ रही हैं, कोई ऐसी यूनिक चीज़ नहीं है इसके अंदर। डन। आए ज़रा सर इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है जनाब, on 1 जनवरी 2022 यानी कोई 6 महीने पहले HL acquired 60% शेयर होल्डिंग्स इन EL at the following consideration which has not been recorded by HL। ठीक है जी, ये कंसिडरेशन HL ने पे की है लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं की है। ये कंसिडरेशन है क्या? 1 शेयर इन HL, यानी पेरेंट का 1 शेयर मिलेगा फॉर एवरी 3 हेल्ड इन EL। ठीक है जी, यानी सर हमारे पास शेयर रेशो क्या है? 1 शेयर दूंगा फॉर 3। ठीक है, अच्छा जी, पेरेंट की कंपनी का शेयर प्राइस है 54 और सब्सिडरी के शेयर प्राइस है 17। ठीक है, ये तो हो गई सर एक्विटी, अपने शेयर्स देना। फिर कैश पेमेंट 5 रुपये पर शेयर शेल ऑल्सो बी पेड 2 years लेटर प्रोवाइडेड दैट द प्रॉफिट्स ऑफ EL यानी सब्सिडी के प्रॉफिट्स एक्सीड अ सर्टेन बेंचमार्क। ये हो गई जी कंटिजेंट कंसिडरेशन। ठीक है जी, द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंसिडरेशन एट एक्विजिशन डेट इज 143। सर ये चूंकि हमने कैश पे करना है तो यहाँ कंटिजेंट कंसिडरेशन एक लायबिलिटी है। ठीक है जी, डे 1 पे हम उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे 143 पे, और जो सब्सिक्वेंट चेंज आएगा इसके अंदर, जैसे 30 जून तक चेंज आ चुका है तो वो हम चेंज PNL में पार्क करेंगे, चेंज इन PNL। तो दो कंसिडरेशन है सर हमारे पास, एक तो हमने सर शेयर्स हमें हमने दिए सर सब्सिडी को खरीदने के लिए, दूसरा हमने कैश पे किया है और कैश पे करना है, इनफैक्ट कंटिजेंट कंसिडरेशन है जिसकी डे 1 पे फेयर वैल्यू दी हुई है और ईयर एंड के ऊपर उसकी फेयर वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आया है, तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है हमने यहाँ देखना है। तो पहली इन्फॉर्मेशन पे तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा। चलो जी, सेकंड इन्वेस्टमेंट। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन EL's retained earning were 300 million and carrying amount of EL's net assets were equal to their fair values except for land which was carried at 50। देखिए सर, डे 1 पे सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेकर आना है सब्सिडी के। किस पे? फेयर वैल्यू पे। क्या मैंने कहा रिकवरेबल अमाउंट पे? नहीं। क्या मैंने कहा कि वैल्यू इन यूज पे? नहीं। मैंने क्या कहा? फेयर वैल्यू पे लेकर आना है। ठीक है जी, द लैंड हैड अ फेयर वैल्यू इन एंड वैल्यू इन यूज ऑफ 80 एंड 70 मिलियन रिस्पेक्टिवली। सर हमारे लिए रेलेवेंट चीज़ इसमें फेयर वैल्यू है, तो फेयर वैल्यू है मेरे पास सर कितने की? 80 की। कैरिंग अमाउंट कितने का जी? सर कैरिंग अमाउंट है 50 रुपए का। ऐसा 50 रुपए की कैरिंग अमाउंट और 80 रुपए की फेयर वैल्यू है। फिर जी सर मेरे पास ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सीक्वेंट वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये सीधी सीधी सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, और तुम्हें ये बता दिया कि एक्विजिशन डेट पे रिटेनिंग कितनी थी। ठीक है, डन हो गया। फिर जी ऑन 1 जनवरी 2022, ये वो दिन है जिस दिन आपने इस सब्सिडरी को ख़रीदा। सर ऑन 1 जनवरी 2022 पेरेंट कंपनी ने लगे हाथों
एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी खरीद ली विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल की यूजफुल लाइफ सर, ठीक है जी, फॉर 600 मिलियन एंड रेंटेड इट टू सब्सिडरी ऑन द सेम डेट। जैसे सब्सिडरी को खरीदा उसी दिन हमने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी रेंट पे दे दी, 4 मिलियन पर मंथ टिल 31 दिसंबर 2022। इसका मतलब है सर एक इनकम आएगी पेरेंट को सब्सिडरी से मिलेगी, ठीक है जी। अब ये प्रॉपर्टी सर पेरेंट ने रेंट आउट की है, तो पेरेंट के लिए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, सब्सिडरी इसको यूज कर रही है तो सब्सिडरी के लिए एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है सर। सब्सिडरी इस पे IFRS 16 अप्लाई करेगी, लीज के तौर पे ROU वगैरह बुक करेगी, लेकिन अपेरेंटली ऊपर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कि सब्सिडरी ने पता नहीं इसका क्या किया है, या तो इसको ऑपरेटिंग लीज ट्रीट किया, ROU है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। और अपेरेंटली इस तरह के सवाल एग्जामिनर को पूछने नहीं जाने चाहिए कि यार एक बंदा बैठ के वहां अकाउंटिंग पे आ जाएगा कि यार जो सब्सिडी ने उसको लिया है वो तो सीधी सी बात है लीज पे लिया होगा, और उस लीज पे वो क्या करेगा सर, इसको ROU बुक करेगा, लीज लायबिलिटी बुक करेगा, तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। अब वो अज्यूम कर लेगा जी PPE के अंदर ही बहुत ऑड सवाल है ये एडजस्टमेंट पूछी नहीं जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। खैर पूछ लिए तो आगे जाते सर। अज्यूम कर रहे हैं कि सब्सिडी ने इसको अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड ही नहीं किया, इस पे IFRS 16 अप्लाई नहीं किया सर, रेंटेड प्रॉपर्टी ट्रीट कर लिया इसको, ठीक है जी। फिर द प्रॉपर्टी वॉज कैरीड इन द बुक्स ऑफ HL एट फेयर वैल्यू, ठीक है जी, प्रॉपर्टी जो है वो HL की बुक्स में फेयर वैल्यू पे आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रखता होगा। लेकिन चूंकि पेरेंट ने सब्सिडरी को दी है सर ये प्रॉपर्टी, और ये ग्रुप के अंदर ही यूज हो रही है, तो ग्रुप के व्यू पॉइंट से ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये PP है ग्रुप के हिसाब से। तो सर हमें करना क्या पड़ेगा सर, फेयर वैल्यू का जो इंक्रीज आया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ऐसा है। फेयर वैल्यू के इंक्रीज को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और हमें डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर ग्रुप इट्स अ PP, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, डन। तो ये हमारे पास है सर एक पेरेंट टू सब्सिडरी, IP टू PP, ये मैंने यहाँ लिख दिया ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। Impairment test was carried out at 30th June 2022, indicated goodwill of EL has been impaired by 15 million, ठीक है जी। Management believes that impairment arose ड्यू टू टेम्पररी एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस। नहीं सर, इकोनॉमिक कंडीशंस टेम्पररी हो कुछ भी हो, वंस एन एसेट इज इम्पेयर्ड तो इम्पेयर्ड, ये रिवर्सल नहीं होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग गुडविल की रिवर्सल को, गुडविल की इम्पेयरमेंट को डिले करते हैं, क्योंकि गुडविल में एक दफ़ा इम्पेयरमेंट आ गई वो रिवर्स नहीं होती फिर। तो सर ये याद रखिएगा, अगर टेम्पररी भी हो तो आपने इम्पेयरमेंट बुक करना है, बुक करना है, ठीक है जी। ये फजूल बात लिखी है यहाँ पे। तो ये तो आगे सर सीधी सीधी इम्पेयरमेंट, और इसके लिए हमें गुडविल की वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है जी। इसके बगैर भी इम्पेयरमेंट कैलकुलेट हो सकती है, इनफैक्ट वैल्यू दी हुई है, अमाउंट दी हुई है सर, परसेंटेज देता तो हमें गुडविल की वैल्यू चाहिए होती। फिर गुडविल की वैसे वैल्यू बैलेंस शीट के लिए तो निकालनी है, इम्पेयरमेंट के लिए नहीं निकालनी। फिर कह रहे जी ऑन 1 जुलाई 2021, यानी बाबू हमारे पास साल के स्टार्ट पे 1 जुलाई 2021 का मतलब है सर ये हमारे पास इवन पेरेंट्स सब्सिडरी से भी पहले पेरेंट कंपनी ने जो है वो एक शेयर खरीदे 30% ऑक्टागॉन में। ऑन दिस डेट द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर वॉज 16। सर 6 मिलियन का 30% कितना होता है? 1.8 मिलियन शेयर्स, और 1.8 मिलियन को ज़रा 16 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा 6 मिलियन शेयर्स ही हमने एक्वायर किए, सॉरी यहाँ देख लो, 6 मिलियन शेयर्स ही हमने एक्वायर किए हैं, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो 16 से, क्या आता है 6 इंटू 16 इज़ 96। बहुत बड़ी गेम खेली है भाई ने जिसने भी सवाल बनाया। अगर मैं ऊपर जाऊँ ना इन्वेस्टमेंट पे, तो ये 100 रुपये पे आ रहा है। हाँ जी, हमने बचपन में पढ़ा है कि सारे फाइनेंशियल एसेट्स फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होने चाहिए जो IFRS 9 में आते हैं, लेकिन याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। अब मैं नीचे देखूँ ना, फेयर वैल्यू 96 है और कॉस्ट सर 100 है, तो हम उसको 100 रुपये पे रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, हाँ इंडिविजुअल बुक्स में फेयर वैल्यू पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉलिसी अपेरेंटली कॉस्ट की लग रही है, तो हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया इसको। फिर वो कह रहे जी इस साल इस कंपनी ने 60 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इसमें हमारा शेयर होगा। इस कंपनी ने 20 रुपए का डिविडेंड दिया, तो ठीक है नेट ऑफ डिविडेंड हम शेयर निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे पास, 5 और 6, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। चलो जी, फिर अब एसोसिएट ने
गुड्स बेची हैं पेरेंट को 50 मिलियन की, ठीक है जी, और इस पर कुछ गेन और लॉस है। बेची किसने? एसोसिएट ने। बेची किसको है? पेरेंट को। तो एसोसिएट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, और पेरेंट ने बेची इसने जो मेड सेल इतना टू एच एल एट 20%, और एच एल सोल्ड 60% गुड्स सोल्ड बाय एच एल, बाकी रिमेनिंग। तो सर पेरेंट का जो है वो एसोसिएट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, और पेरेंट का क्या बढ़ा हुआ है सर? स्टॉक बढ़ा हुआ है। तो एसोसिएट में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा उसमें आपने एडजस्ट करनी है, और वो फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने ग्रुप रिजर्व में ट्रांसफर करना है। डन। फिर ये भी एसोसिएट से ही रिलेटेड है, तो इसी को एक ही क्रम में कवर कर लें। सर हम एनसीआई को वैल्यू करेंगे फेयर वैल्यू पे, क्योंकि हमें ऊपर सब्सिडरी के एक शेयर की फेयर वैल्यू गिवन है, इससे हम एनसीआई की फेयर वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। सर हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है, अच्छा लेंदी क्वेश्चन है, जितनी एडजस्टमेंट से हमने मार्क कर लिए हैं। आए ज़रा इसको सॉल्व करने चलते हैं सर। सर अगर मैं सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली वर्किंग बनाऊं अपनी नेट एसेट्स की, मैं यहाँ वर्किंग्स बनाऊंगा सर। सबसे पहली वर्किंग होगी सर मेरे पास नेट एसेट्स की। अच्छा, आप पेपर में ना इसी तरह की वर्किंग्स खोल लेना ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, एक एक एडजस्टमेंट पिक करते जाना और अकाउंट फॉर करते जाना, एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग डेट। ठीक है जी। कोई 12-15 लाइनें छोड़कर दूसरी वर्किंग बनाना किसकी? सर ये वर्किंग होगी हमारे पास गुडविल की। ठीक है। फिर हमारे पास सर कुछ लाइनें छोड़ के एक वर्किंग बनाना तीसरी, सर किस चीज़ की? एनसीआई की। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको और नीचे कर दो तो और बेहतर हो जाएगा। यहाँ बना दो एनसीआई की वर्किंग। ठीक है, ये एनसीआई की वर्किंग है। फिर एनसीआई के बाद सर हमारे पास चौथे नंबर पे वर्किंग आएगी किसकी? यहीं पर सर, यहाँ हमारे पास वर्किंग आ जाएगी सर ग्रुप रिजर्व्स की। फिर हमारे पास एक और वर्किंग आ जाएगी सर 5वें नंबर पे, और यह है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ठीक है जी। और सर हमारे पास फिर इसके नीचे आ रहा होगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डन। अब अल्लाह का नाम लेके हम एक एक चीज़ को कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सर एक एक एडजस्टमेंट पिक करेंगे, जिस जिस वर्किंग को वो हिट कर रही होगी लेके चलते रहेंगे। अच्छा, इस सवाल में सबसे पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है। पहले ही एडजस्टमेंट पढ़ के तो हमें पता चला जी इन्वेस्टमेंट ही रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो बुक ही नहीं हुई है। तो एडिशनल वर्किंग हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, ऐसा बताएं सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है क्या सर? सर हमने 650 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 65 मिलियन शेयर है ऐसा। इस 65 मिलियन में से हमने 60% शेयर्स खरीदे हैं, तो बताएं हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे? सबसे पहले तो शेयर्स 65 मिलियन का 30% कितना होता है जनाब? ये सर 65 इंटू 0.3 ये होता है सर मेरे पास 19.5 मिलियन शेयर्स, ऐसा। अब मैंने हर शेयर के बदले अपने 3 शेयर के बदले अपना एक शेयर दिया, तो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो सर मेरे पास ये आता है 6.5 मिलियन, ऐसा। यही है सर, 1 शेयर फॉर एवरी 3 इन, ऐसा। चले सर हम एक एक एडजस्टमेंट पकड़ के इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्किंग आपने सारा स्केलेटन बना लिया है, मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं। बताएं सर मैंने कितने शेयर्स खरीदे? सर सब्सिडी के नंबर ऑफ शेयर्स है 65, 650 डिवाइडेड बाय 10 ना। मैंने इसके सर 75% शेयर्स खरीदे ना। ये कितने खरीदे हैं मैंने? 60% शेयर्स खरीदे सर, सॉरी 60%। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि मेरे पास शेयर्स अक्वायर्ड पता है कितना? 65 का 60% कितना बाबू? 65 का 60% ये होता है सर 39 मिलियन शेयर्स, ऐसा।
लेकिन मैंने अपने शेयर्स कितने इशू किए इनको खरीदने के लिए? सर 39 मिलियन शेयर इनसे लिए और अपने हर एक शेयर को इशू किया इनके 3 के बदले। तो सर अपने शेयर्स हमने कितने दिए? हमने दिए 13 शेयर्स अपने। डन। अब बताएं एक की फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू ऑफ HL शेयर कितनी जी? सर ऊपर लिख के दिए शायद गालिबन 54 रुपए। 54 है सर, 54। अब बताएं जी टोटल फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 54 इंटू 13 ये होता है जी 702। एक तो सीधा सीधा हिसाब किताब ये आ गया, ये आपने अपने पास अव्वल तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर उसके बाद सर कंसिडरेशन का दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट हो गया, पार्ट ए। पार्ट बी क्या है सर हमारे पास? कंटिजेंट कंसिडरेशन। वो कितनी है जनाब? उसकी तो फेयर वैल्यू गिवन है। कंटिजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू गिवन है कितनी? सर 143। ये ले लो सर। अब बताएं सर मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 702 प्लस 143 कितना होता है ये होता है जी 845। पक्का जी? चलो जी ये हो जाता है सर मेरे पास 845। ठीक है जी। अब वो कह रहे जी हमने एनसीआई को भी फेयर वैल्यू पर रखना है, ऐसा? आप बताएं सर मेरे पास एनसीआई की फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? सर ये भी निकाल लें सर, लगे आ तो। तो यहाँ से मैं कंसोल्ड बैलेंस शीट हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं रख लेता हूँ जी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। पता है कितनी है एनसीआई के पास शेयर्स कितने हैं? एनसीआई के पास शेयर हैं 65 मिलियन का 40%। ये हो जाता है जी 26 मिलियन। और इस एक एक शेयर की फेयर वैल्यू है 17। ठीक है जी, 17 रुपए। ये हो जाते हैं जी 442। डन। तो हमने जो टुकड़ा खरीदा वो 845 का है और एनसीआई के पास जो पड़ा है वो 442 का है, ऐसा? अब अगर मैं गुडविल कैलकुलेट करने जाऊंगा तो सर चूंकि गुडविल फुल गुडविल कैलकुलेट होगी तो हम कहेंगे जनाब इन्वेस्टमेंट बाय एचएल यानी पेरेंट की इन्वेस्टमेंट कितने की? 845। और सर मेरे पास एनसीआई एनसीआई की फेयर वैल्यू 442, ऐसा? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये मेरे पास हो जाता है सर, राजू, ये मेरे पास हो जाता है सर 1287। ठीक है जी। चलो गुडविल बाद में कैलकुलेट होगी। अच्छा यहाँ भी ये वैल्यू डाल दो, फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन 442। अब आगे बढ़ो, दूसरे एडजस्टमेंट पे जाओ सर। अच्छा ये दिमाग में रखिएगा कि पेरेंट को अपने शेयर कैपिटल को 130 मिलियन से बढ़ाना है क्योंकि पेरेंट ने 13 मिलियन शेयर इशू किए। ठीक है जी। और 10 रुपए के हिसाब से, और 702 में से इसकी एंट्री क्या पास की होगी पेरेंट ने? इसकी इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या पास की होगी पेरेंट ने? इंडिविजुअल बुक्स में जो एंट्री पास की होगी सर, या करनी चाहिए उसको। इन्वेस्टमेंट डेबिट पता है कितने से? सर 845। इसमें सर शेयर कैपिटल आना चाहिए कितने का जी? 13 मिलियन शेयर 10 रुपए के हिसाब से 130। शेयर प्रीमियम सर 13 मिलियन शेयर्स 44 रुपए के हिसाब से ये होना चाहिए जी 572। और सर मेरे पास पेएबल लायबिलिटी कितने से जी? ये आना चाहिए मेरे पास सर 143 से, ऐसा? ये देखिए टैली कर रही है एंट्री सर 130 प्लस 572 प्लस 143, ये आ रहा है मेरे पास 845। अच्छा अब लगे आ तो ना ऐसी जाके बैलेंस शीट के ऊपर कुछ चीज़ें ऐड कर दो, ठीक है जी, ताकि आपको याद रहे कि यार ये चीज़ें मैंने जब बैलेंस शीट बनानी है ना तब देखना है। इधर मैं ऐड कर रहा हूँ जी 130 और मैं ऐड कर रहा हूँ सर इधर 572 प्रीमियम में,
और लाइबिलिटीज में मैं इधर ऐड कर रहा हूँ सर कितना 143, ठीक है जी। चलो फिर, और वो कह रहा है जी 143 था। अच्छा, फिर ग्रुप रिजर्व की वैल्यू कितनी है जी? ग्रुप रिजर्व में सबसे पहले क्या आता है? ग्रुप रिजर्व में पेरेंट का रिटेन्ड अर्निंग, ऐसे ही ना? यस सर, पेरेंट का रिटेन्ड अर्निंग आता है सर। और कितना है जी वो पेरेंट का रिटेन्ड अर्निंग, देखें जरा सर। ये है मेरे पास 820 है, ये रख दे सर जरा यहाँ पे 820। और इसमें पहली एडजस्टमेंट ले सर, कंटिजेंट कंसिडरेशन में चेंज आया है 7 रुपए का, 150 पे चली गई है, वो 143 थी, ठीक है जी। तो मुझे बताएं सर, ये 7 रुपए का चेंज हुआ है, इसकी एंट्री क्या पास हुई होगी सर? ये लॉस हमने बुक किया होगा और अपनी बुक्स में लाइबिलिटी को बढ़ा दिया होगा, ऐसा लाइबिलिटी को बढ़ा दिया होगा हमने बुक्स में। डन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और सर, दूसरे स्टेप पे, दूसरे स्टेज पे आ जाए सर। अब वो कह रहा है जी एक्विजिशन डेट पे हमारा शेयर कैपिटल, सॉरी रिटेनिंग 300 मिलियन था सब्सिडरी का। अब लें सर यहाँ पर शेयर कैपिटल सब्सिडरी का, सर शेयर प्रीमियम सब्सिडरी का, सर मेरे पास रिजर्व शेयर कैपिटल कितना भैया? सर 650, दोनों डेट्स पे, क्योंकि सब्सिडी ने एक्विजिशन के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई शेयर इशू किया हो। प्रीमियम जी 200 रुपये यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, और ये भी 200। सर एक्विजिशन डेट पे एग्जामिनर लिख के दे रहा है कि रिटेनिंग 300 था, अब है 340। फिर जी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ज़मीन की वजह से थी 80 माइनस 50 इज 30 रुपये। अच्छा, ईयर एंड पे भी 30 रुपये, क्योंकि लैंड है, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर, ऐसा? यहाँ तक साथ हो मेरे बच्चों? अब बताएं सर, और कोई चीज़ सर? पहली एडजस्टमेंट डन, दूसरी एडजस्टमेंट डन, तीसरी एडजस्टमेंट सर, पेरेंट ने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी लाइफ 30 साल थी, और पेरेंट ने रेंट आउट कर दिया, 600 मिलियन की खरीदी थी, और 6 महीने के एंड पे इसकी फेयर वैल्यू 650 आ रही है, और पेरेंट की बुक्स में भी ये 650 पे आ रहा है, जबकि ग्रुप के हिसाब से, चूंकि ग्रुप के अंदर ही यूज हो रहा है, तो ग्रुप के हिसाब से पीपी है। तो अब मैं इसकी एडजस्टमेंट करूं सर, यहाँ लिखूं सर, मेरे पास यह है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मेरे पास सर कॉस्ट थी उसकी कितनी? सर 600 मिलियन। इस पे 30 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन आना चाहिए 600 डिवाइडेड बाय 30, तो मेरे पास एनुअल डेप्रिसिएशन 20 रुपए का आता है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन हो जाता है 10। तो सर इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी कितनी? 590, 590 होनी चाहिए थी। ये ग्रुप के अंदर यूज हो रहा है, पीपी है ये ग्रुप के हिसाब से, जबकि सर इसकी ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू कितनी है? 650। तो पेरेंट ने अपेरेंटली इसको 60 रुपए महंगा रखा हुआ है अपने पास, तो सर पेरेंट अपने पास 60 रुपए रिवर्स करेगा, रिवर्सल, ठीक है जी। ये 60 रुपए की इनकम रिवर्स करेगा, इसमें इफेक्टिवली 10 रुपए का डेप्रिसिएशन है जो बुक करना चाहिए पेरेंट को, और 50 रुपए का जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, जो इनकम है वो रिवर्स होनी चाहिए। तो हमें काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक एडजस्टमेंट डाल रहे हैं, वो क्या है जी? सर यहाँ हम एडजस्टमेंट डाल रहे हैं, एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कितने की जी? 60 रुपए से। डन। अब इसका मतलब ये है कि सर ये ग्रुप अकाउंट्स में 650 पे नहीं बल्कि 590 पे रिपोर्ट होना चाहिए, और वो भी पीपी में रिपोर्ट होना चाहिए। डन। चलो जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब, हमारे पास एक एक एडजस्टमेंट नॉक होती जा रही है। फिर जी वो कह रहा है गुडविल इम्पेयर्ड है 15 मिलियन से। अच्छा, बाकी किसी जगह पे भी मुझे डे वन की एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही, तो डे वन के नेट एसेट्स हम क्लोज कर सकते हैं। कितने जी डे वन के नेट एसेट्स? सर डे वन के नेट एसेट्स 650, 200, 250, 300 सब मिला जुला के हो जाते हैं 1180। डन। ये हो गया जी नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। तो सर अगर मैं नेट एसेट्स एट एक्विजिशन पूरा रख के 1180 देखूं, तो सर मेरे पास गुडविल कितने की आ रही है? 107 की, और इस 107 की गुडविल को, गुडविल एट एक्विजिशन, फिर इंपेयरमेंट है सर इसके अंदर कितने का जी? 15 रुपए का। तो गुडविल ईयर एंड पे बैलेंस शीट पे आनी चाहिए गुडविल एट
यार 92 सर, इम्पेयरमेंट जो आ रही है ना 15 की, ये दो हिस्सों में बटेगी। एक हिस्सा मिलेगा एनसीआई को इम्पेयरमेंट का, कितने का जी? 15 रुपए की इम्पेयरमेंट, 40% हिस्सा है इसका, कितना जी? 6 रुपए। और इम्पेयरमेंट का एक हिस्सा है इसको, 15 का 60%। सर चूंकि फुल गुडविल है तो ये काम हो रहा है, अदरवाइज आमतौर पे अगर पार्शियल गुडविल है तो पूरा इम्पेयरमेंट पेरेंट को ही जाता, ग्रुप रिजर्व में ही जाता। देन अब आगे बढ़े एक स्टेप जनाब। यहाँ तक सारी कहानी चल चुकी है सर, मैंने सारी वर्किंग्स एडजस्ट कर दी है जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी। ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरी बैलेंस शीट के ऊपर याद रखिएगा कि गुडविल आएगी 92 रुपीज़ की, वो हम बाद में देखते हैं। फिर आ रहा जी, पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 30% कॉस्ट पे ख़रीदा है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का जी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरे बच्चों? सर 100 मिलियन रुपए की बैलेंस शीट पे आ रही। फिर सर मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना भैया? शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? सर शेयर ऑफ प्रॉफिट पेरेंट का आएगा जी 60 रुपए का प्रॉफिट है और इसमें हमारा 30% शेयर है, कितना जी? 18 रुपए। लेकिन इसमें से सर डिविडेंड मिल चुका है। डिविडेंड कितना मिला है? 20 रुपए का। इसका 30% 6 रुपए होता है, ये मिल चुका है, ये माइनस कर दो इसमें से। तो बताएं मेरे पास नेट कितना आता है सर? ये 112, ऐसा। और सर अब एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ भी पुट कर देते हैं सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट नेट ऑफ डिविडेंड, नेट ऑफ डिविडेंड, नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट नेट ऑफ डिविडेंड कितना जी? 18 माइनस 6। लेकिन एक और मसला है सर यहाँ पे, वो भी देख लीजिएगा सर। इसको मैं यहाँ परफॉर्म कर दूँ। सर ये है मेरे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितने का जी? 18 माइनस 6 इज 12। लेकिन एक एक प्रॉब्लम है सर, एक प्रॉब्लम ये कि आखिर में जो आपने ये 50 मिलियन की गुड्स बेची है ना, ये एसोसिएट ने पेरेंट को बेची है, तो एसोसिएट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो एसोसिएट का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो ग्रुप रिजर्व में जाएगा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और पेरेंट की इन्वेंट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट एडजस्ट नहीं होगा, दो ही चीजें एडजस्ट होंगी, सब्सिडी एसोसिएट का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो, और पेरेंट की इन्वेंट्री। अब बताएं कितनी जी? सर वो है कितना सर? यूआरपी है कितना? 50, 20%। तो अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं, उसको यही कैलकुलेट कर लूं, 50 का 50 डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। 30% मेरा शेयर है और 40% गुड्स बची हुई हैं। 60% आप बेच चुके हो ना, तो 40% बची हुई है, गालिबन कोई 1 रुपया बनता है। 1 रुपया बनता है, चेक करो, 1 रुपया बनता ही। यस सर, ये यूआरपी 1 रुपया बनता है सर। तो हम एक काम करें, हम ये कह दें कि जी हमारे पास 12 माइनस 1, ऐसा 12 माइनस 1 इज 11 रुपए, ऐसा। तो हम ये 11 रुपए ले लेते हैं नेट ऑफ दिस, ऐसा यूआरपी। अब याद रखना, हमने स्टॉक में से 1 रुपया माइनस करना है, तो मैं बैलेंस शीट पे जाके जो इन्वेंट्रीज आ रही है उसमें से 1 रुपया माइनस करके दिखा रहा हूं। डन हो गया। फिर जनाब आला, इम्पेयरमेंट भी खत्म, ऑक्टागॉन की इन्वेस्टमेंट भी खत्म, ये भी खत्म, वो भी खत्म, सब खत्म, ऐसा। अब ऊपर देखो जो नेट एसेट्स हैं इसको क्लोज करने की कोशिश करो। ये नेट एसेट्स कितने जनाब? ये नेट एसेट्स कितने मेरे बच्चों? ये है 1220। अब बताएं सर इसमें चेंज कितने का मेरे बच्चों? चेंज 40 रुपए का। इसमें सर पेरेंट 60%, एनसीआई 40%, निकालो जरा। 60% पे 24, एनसीआई 40% पे कितना? 16, ऐसा ही है, 24 और 16 यही है। ये यहां डाल दो जनाब, शेयर। सर एनसीआई का हमारे पास जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है वो है प्यारे भाई कोई 16 रुपए का, ऐसा। तो वो मैं यहाँ डाल देता हूँ सर, शेयर ऑफ, या मैं इसको कह सकता हूँ पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ऐसा।
अब बताएं जी, एक स्टेप अगर हम और आगे जाएं, हमने सर एनसीआई का हिसाब किताब कर दिया, हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी एडजस्टमेंट्स ले ली हैं, ठीक है जी। और अब हम जा रहे हैं सर चीज़ों को क्लोज करने के लिए। नेट एसेट्स की वर्किंग क्लोज हो चुकी है, गुडविल की वर्किंग क्लोज हो चुकी है। हम अगर एनसीआई को देखें तो सर एनसीआई को भी क्लोज आउट करते हैं। एनसीआई हमारे पास आ रहा है 452 रुपये, ठीक है जी। सर अगर हम ग्रुप रिजर्व्स का टोटल करें तो ग्रुप रिजर्व में हमने अभी पोस्ट एक्विजिशन अमाउंट डालना है। पोस्ट एक्विजिशन कितने का जी सर? 24 रुपये का, ऐसा। अब इसको भी ऐड अप करना है हमने सर। शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया सर। इसको ऐड अप करते हैं हम जनाब। 820 -7 -60 -9 +11 +24, ये मेरे पास आता है सर कोई। इम्पेयरमेंट भी हमने डाल दिया इसके अंदर, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व भी हमने डाल दिया इसके अंदर, यूआरपी 1 रुपया वो भी हमने एडजस्ट कर दिया है, 12 रुपये का ये भी ले लिया हमने। गेन ऑन आईपी भी हमने डाल दिया है सर। हमारे पास और कोई चीज़ ऐसी है जो हमने अभी तक नहीं ली हो तो ये मेरे पास आ रहा है सर 779, ठीक है जी। ये हमने क्लोज कर दिया। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ऑलरेडी क्लोज्ड है, सारी चीज़ें क्लोज हो चुकी हैं। अब हम बनाने जा सकते हैं सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी सर। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी। अब बताएं जी, मेरे पास सबसे पहले गुडविल। गुडविल कितनी है मेरे बच्चों? गुडविल हमने कैलकुलेट की थी थोड़े टाइम पहले, 92 रुपीज़ की रह गई है। ये डालें सर यहाँ पे 92 रुपीज़। सर हमारे पास पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना जी सर? पेरेंट का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1820, 840 और इसको साथ में नॉक करते जाना। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने का जी सर? मेरे पास 30 रुपये का। तो अगर मैं इन चार फिगर्स को ऐड करूं तो मेरे पास 1820 प्लस 840 प्लस 590 प्लस 30, ये हो गया जी 3280। पक्का? चलो जी सर पीपी में जाए। पीपी है अवाजो 3280, ठीक है जी। पीपी के बाद सर हमारे पास अगला अगला हेड आइटम आ रहा है सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ये तो सीधा सीधा 112 रुपये का अमाउंट है। ठीक है जी। और इसके बाद सर मेरे पास इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज पे जाएं प्यारे बच्चों। इन्वेंट्रीज इन्वेंट्री मेरे पास है 490 प्लस 330 -1, ये आ रहा है 819। फिर है मेरे पास करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, ठीक है जी। अदर करंट एसेट्स में सर मेरे पास 360 प्लस 260, पहले तो ये दोनों ले लें। 360 प्लस 260। अब ज़रा काउंट करना शुरू करें करंट एसेट्स में आपके पास क्या क्या हो रहा है। पहली एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, तीसरी एडजस्टमेंट में वो कह रहा है कि लास्ट जो मंथ का 4 रुपए का रेंट है ना वो अनपेड है, वो रिसीवेबल पेबल में आ रहा है। तो सर 4 रुपए अगर मैं यहाँ ऐड करूंगा तो याद रखिएगा मैं लाइबिलिटीज में सॉरी माइनस करूंगा यहाँ से 4 रुपए, तो लाइबिलिटीज में भी माइनस करूंगा, ठीक है जी। ये रिसीवेबल पेबल कैंसिल हो रहा है, ये सर यहाँ माइनस कर दें सर 4 रुपए। अब बताएं जी और इसके अलावा सर रेंट का हिसाब किताब हो गया, गुडविल की इम्पेयरमेंट हट गई सर मेरे पास, ये एडजस्टमेंट आ गई सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट की सर, इन्वेंट्री सब सब खत्म। बस यही 3 एडजस्टमेंट है सर इसके अंदर। ये आ रहा है सर 360 प्लस 260 -4, ये आ रहा है सर मेरे पास 616 रुपये। डन। अब बताएं सर अगर मैं इन सबको एडअप करूं तो सर मेरे पास 92 प्लस 3280 प्लस 112 प्लस 819 प्लस 616 4919, ऐसा।
अब बताएं सर, मेरे पास शेयर कैपिटल है कितने का जी, पेरेंट का शेयर कैपिटल आपको इंक्रीज भी करना था, हमने सर 1400 प्लस 130 कितना जी, 1530। सर ग्रुप रिजर्व्स 779 था मेरे ख्याल में, मुझे फिगर याद आ रही है 779, लेके जाएं सर यहाँ पे। एनसीआई, एक चीज़ हम भूल गए, शेयर प्रीमियम, लेकिन पहले एनसीआई डाल दो फिर हम ले जाते हैं। एनसीआई जी सर 452। सर मेरे पास शेयर प्रीमियम, ये भी सिर्फ पेरेंट का आएगा, और है कितना सर शेयर प्रीमियम, सर 572 750, 750 प्लस 572, ये आता है मेरे पास 1322, 1322। और जी सर लाइबिलिटीज, बस लाइबिलिटीज में कुछ मामलात हैं। लाइबिलिटीज पहले तो उठाएं सर, 450 प्लस 240 प्लस 143 प्लस 7 माइनस 4, तो 450 प्लस 240 माइनस 4 प्लस 151, तो ये आ रहा है 836। और अगर आप इसको भी टोटल करेंगे तो ये बनेगा सर 4919। ठीक है जी सर, आई होप आप इसको देख लेंगे। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसकी सारी वर्किंग को अगर मैं एक जगह समराइज करूं, दिस इज व्हाट वी हैव डन विद अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। देख लीजिएगा इसको सर। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन। खास तौर पे इसमें एडजस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली देख लेना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो रेंट हमने एक दूसरे से कमाया वो कैंसिल नहीं होगा। याद रखना सर, बैलेंस शीट बनाते हुए ये कैंसिल नहीं होगा। हाँ, पीएनएल अगर हम बना रहे होते तो हम इसको नॉक कर देते सर, एक करंट इनकम होता है, एक करंट एक्सपेंस होता है, उसमें नॉक हो जाता, अदरवाइज ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होने वाला है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।